अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम किसकी पढ़ेंगे? फैटी एसिड्स की यहाँ पे पढ़ेंगे। द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन वेजिटेबल ऑयल्स ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो वेजिटेबल ऑयल में होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। रिड्यूस करने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस रिडक्शन इज़ कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर और निकल कैटलिस्ट के मौजूदगी में। ये वही वाला रिएक्शन है जो आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं कि कोई भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है उसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है और उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर दिया जाता है जितना भी रिक्वायर्ड होता है और उसके अलावा उसमें कैटलिस्ट दिया जाता है। वो मेटल कैटलिस्ट निकल हो सकता है, प्लैटिनम, पैलेडियम। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस सैचुरेटेड, सॉलिड और सेमी सॉलिड फैट्स। तो इस प्रोसेस से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इससे होता क्या है कि जो लिक्विड फैट है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब होता क्या है कि मार्जरीन और या जिसको शॉर्टनिंग कहते हैं, आर प्रोड्यूस बाय हाइड्रोजनेटिंग सोयाबीन ऑयल को या पीनट या कॉटन सीड ऑयल्स को जो है ना, इनकी हाइड्रोजनेशन करते हैं और इससे मार्जरीन हमें मिल जाता है। और मार्जरीन बनाने के लिए उसके अंदर फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ऐड किए जाते हैं। Many processed foods such as peanut butter, margarine and some brands of crackers contain partially hydrogenated vegetable oil। अब आप ये वाला अगर फैटी एसिड आप यहाँ पे गौर से देखें इस फैटी एसिड को, तो इसकी जो हाइड्रोजनेशन हुई है इसमें दो डबल बॉन्ड्स थे, एक ये वाला था एक ये वाला था। तो ये वाला डबल बॉन्ड तो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट नहीं हुआ बल्कि डबल बॉन्ड है, सिर्फ इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई है। ये सिस डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ये सिस था और अब ये ट्रांस में कन्वर्ट हो गया। तो इस वाली हाइड्रोजनेशन को हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन, क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन तो नहीं हुई। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि ज्योमेट्री किसी एक डबल बॉन्ड की चेंज हो जाती है और जब ज्योमेट्री चेंज हो जाती है तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। For example, margarine is prepared by partially hydrogenating vegetable oil to give a product having semi-solid consistency that most closely resembles butter। अब ये जो मार्जरीन बनाया जाता है इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन की जाती है ऑयल की, फैट ऑयल की, जिसमें ये वाला फैटी एसिड मौजूद होता है और इससे सॉलिड नहीं बनता बल्कि सेमी सॉलिड बनता है फ़ैट। और वो सेमी सॉलिड फ़ैट बनाया क्यों जा रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ताकि बटर से मिलती जुलती एक प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए। पहले ज़माने में मार्जरीन को खाया जाता था बहुत ज़्यादा और समझा जाता था कि हम बटर खा रहे हैं, हालांकि वो बटर और मार्जरीन दो बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। Unfortunately, the hydrogenation reaction is accompanied by some cis-trans isomerization of the double bond. This process gives fats with about 10 to 15% trans unsaturated fatty। तो अब ये जो आपने तेल की इश्तहारों में भी सुना होगा कि वो बार बार बता रहे होते हैं कि इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं हैं या बहुत कम है। तो ये जो मार्जरीन बनता है इसमें 10 से 15% ट्रांस फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। डाइटरी इंटेक ऑफ ट्रांस फैटी एसिड इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल। ट्रांस फैटी एसिड लेने का नुकसान ये है कि इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड का ज़्यादा हो जाता है और फिर हार्ट प्रॉब्लम्स का मसला हो जाता है। तो ये सारा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको याद करना है। इसकी बायोलॉजिकली क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये पूरा टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लेना है। और याद रहे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन्होंने पूरे फ़ैट का स्ट्रक्चर नहीं बताया। फ़ैट का स्ट्रक्चर तब बनता जब यहाँ पर अल्कोहल लगा हुआ होता, ठीक है। तो ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर सिर्फ आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन दिखाने के लिए शो किया। अच्छा, अब इससे पहले आपने फ़ैट्स की कौन सी टाइप पढ़ी है? आपने लिपिड्स की ऑयल्स पढ़े हैं, फ़ैट्स पढ़े हैं। ऑयल्स में क्या इस्तेमाल होता है? फैटी एसिड इस्तेमाल होता है और साथ में ग्लिसरॉल अल्कोहल इस्तेमाल होता है। ग्लिसरॉल अल्कोहल में 3 OH ग्रुप्स हैं और यहाँ पे फैटी एसिड के भी 3 ही मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। फ़ैट्स में भी सेम केस होता है कि इसमें भी जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ही इस्तेमाल होता है।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने जो है वो लिपिड्स में डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स आप स्टडी करेंगे और हर कंपाउंड का एक अलग फार्मूला होगा, उसके बनने का अलग तरीका होगा। वैक्सेस में क्या होता है, वैक्सेस में भी इसी तरीके से फैटी एसिड इस्तेमाल होता है और लॉन्ग चेन अल्कोहल इस्तेमाल होता है। यानी कि जिस तरह ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एस्टर बनता है, यहाँ पे भी फैटी एसिड और लॉन्ग चेन अल्कोहल का एस्टर बनता है। इस वैक्सेस में और फैट्स ऑयल्स में डिफरेंस ये होता है कि वैक्सेस के केस में एक ही फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होता है और वो एक जिस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है उसमें एक ही OH ग्रुप मौजूद होता है, तो ये वैक्सेस बन जाते हैं। वैक्सेस कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, वैक्सेस वाटर रिपेलिंग सॉलिड्स होते हैं, यानी कि वाटर इनको छू नहीं सकता, मतलब रिपेल करता है। दे आर पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स ऑफ अ नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स। दे इंक्लूड लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लीव्स में जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जो एनिमल्स की फर की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, बर्ड्स के फेदर्स की, ये सब वैक्स की बनी हुई होती हैं। वैक्सेस भी केमिकली अगर हम देखें तो वैक्सेस एस्टर्स ही होते हैं, लेकिन वो किस तरह के एस्टर होते हैं मैंने आपको बता दिया कि जिसके अंदर अल्कोहल भी लॉन्ग चेन होता है और फैटी एसिड का सिंगल मॉलिक्यूल यूज होता है। ये वाली जो सारी इन्होंने द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एग्जांपल कंटेन्स द एस्टर ट्राइकोन्टाइल हेक्सा डेकेनोइड, ये वाली बात आप बेशक ना लिखें, ये आपके लिए याद भी करना मुश्किल है। आपको अलबत्ता वैक्सेस का फार्मूला पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है कि फैटी एसिड होता है, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वैक्सेस आर एस्टर्स ऑफ सिंगल फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन अल्कोहल। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड्स, नेक्स्ट चीज़ आ गई है फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स का क्या है सिलसिला, लिपिड्स एंड फॉस्फो दो चीज़। इसका मतलब है कि किसी भी किस्म के लिपिड के ऊपर अगर फॉस्फोरिक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव लगा हुआ होगा तो वो फॉस्फोलिपिड कहलाएगा। अब फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको फॉस्फोरिक एसिड का नाम पता है, फार्मूला नज़र आ रहा है। मैं एक चीज़ यहाँ पर रिवाइज़ करवाना चाहूँगी आपको कि नॉर्मली अगर हम कोई भी एस्टर लेते हैं तो वो एस्टर किस चीज़ का बना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है। किस तरह, RC⋯OH प्लस ROH। तो इसमें से जो है ना ये वाला हाइड्रोजन निकल जाता है और इसमें से ये पूरे का पूरा OH निकल जाता है। इसको R' का नाम दे देते हैं। तो RC⋯O में इसके साथ ये वाला R' अटैच हो जाता है, तो ये अब एस्टर बन गया। ये किसका एस्टर बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जिस तरह ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर बना है, इस तरह और एसिड्स के भी एस्टर बनते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम फॉस्फोरिक एसिड के एस्टर की बात कर सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। इसका फार्मूला अगर हम खोल के लिखें तो ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। इसका भी एस्टर किसी भी अल्कोहल के साथ बनाया जा सकता है, यानी यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आए। ये अल्कोहल, तो इस केस में क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड के पास 3 OH मौजूद है। तो ऐसा हो सकता है कि सपोज़ सबसे सिंपल केस होगा कि एक OH इसमें से यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से भी OH, एक H यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे ये R आके लग जाएगा। तो अब ये जो प्रोडक्ट बनी है ये एस्टर बना है किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। तो अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर बना है, इन वाले एस्टर्स को हम फैट्स का नाम दे रहे थे और इन वाले एस्टर को हम फॉस्फोलिपिड्स का नाम देंगे क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी लिपिड ही हैं लेकिन ये फॉस्फोलिपिड इसको हम नाम देंगे। अब यहाँ पे 2 और OH ग्रुप्स लगे हुए हैं। इस वाले OH ग्रुप में से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, इस वाले OH ग्रुप में से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। अगर इनमें से कोई
हाइड्रोजन निकलता है तो वो एक और नए तरह का लिपिड बन जाएगा। हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह सपोज़ कोई नाइट्रोजन की बेस आके अटैच हो जाती है NH2, तो वो एक और नए तरह का लिपिड बन जाएगा जिसको हम जिनके और डिफरेंट नाम हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस पता होना चाहिए। लिपिड्स में आपको सिर्फ ज़्यादा चीज़ जो याद रखने वाली है कि फॉस्फोलिपिड्स और वैक्सेस में वो आपने इनका केमिकल फार्मूला कि अगर वो एस्टर है तो किन दो चीज़ों से मिलके बना है, और किताब के अंदर थोड़े से केमिकल फार्मूला आपको मुश्किल लग रहे होंगे क्योंकि वो बाज़ात कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। तो जो मैं समझा रही हूँ आपने यहाँ से इन चीज़ों को क्लियरली लिखना है। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, जैसे अब यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि फॉस्फोलिपिड डायएस्टर्स होते हैं फॉस्फोरिक एसिड के। अब आपको समझ आ गया होगा डायएस्टर का वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, इस वजह से क्योंकि इसके पास एक से ज़्यादा OH ग्रुप हैं। तो अगर एक OH ग्रुप से एस्टर लिंकेज बनेगा तो सिंपल एस्टर कहलाएगा। दो OH ग्रुप्स के साथ एस्टर लिंकेज अगर बन जाता है तो डायएस्टर कहलाता है। और जिन केसेस में 3 OH ग्रुप्स के साथ दिख जाए तो उसको ट्राइएस्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स के केस में 2 OH ग्रुप्स के साथ एस्टर लिंकेज बनता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला खोल के लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे शो किया हुआ है कि अगर ये वाले हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप आके लग जाए और ये वाले हाइड्रोजन की जगह भी अल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये डाई अल्काइल या डायएस्टर बन जाएगा। ठीक है। और अगर ये वाला OH जो है इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए जैसे कि इस केस में, तो इसको यहाँ पे ये डाई अल्काइल फॉस्फोरिक एसिड है जब तक H मौजूद था, तो डाई अल्काइल फॉस्फोर, और जब H निकल गया तो ये डाई अल्काइल फॉस्फेट आयन बन जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपने स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस याद रखना है। अच्छा, अब मैं आपको ये वाले एस्टर्स बने हुए हैं इनको थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है। आपके पास जो अल्कोहल है वो वही ग्लिसरॉल लिया हुआ है यहाँ पर, इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ ग्लिसरॉल को। ये ट्रायोल यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, अगर इसके तीनों हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं तो एक हाइड्रोजन पे तो हमने फैटी एसिड, एक हाइड्रोजन की जगह फैटी एसिड लगा होगा, दूसरे की जगह भी फैटी एसिड लगा होगा जैसे यहाँ पे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, और तीसरे की जगह जो है वो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होगा। ओ ओ ओ, एक जगह डबल बॉन्ड है, दो जगह पे नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है कि ग्लिसरॉल के ऊपर एक दो चीज़ें लगी हुई हैं, एक फैटी एसिड लगा हुआ है, जो फैटी एसिड की चेन को हम एसाइल चेन कहते हैं, और दूसरी चीज़ जो लगी हुई है वो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो इस वाले ग्लिसरॉल का नाम बन जाता है, जिसमें ये ग्लिसरॉल के ऊपर दो चीज़ें लगी होती है, इसका नाम बन जाता है फॉस्फो एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये एक नया नई तरह का लिपिड है और इस लिपिड को फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड तो एक जनरल टर्म है लेकिन ज़्यादा डिटेल नाम इसका है फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अच्छा, और इसी स्ट्रक्चर का दूसरा नाम फॉस्फेटिडिक एसिड भी है। तो अब आपने ये सिर्फ फॉस्फेटिडिक एसिड आप याद रखना, इसमें ये वाला हिस्सा ग्लिसरॉल की 3 कार्बन चेन है, ये वाला हिस्सा फैटी एसिड में से आया है, और 3rd कार्बन पे सिर्फ फ़र्क है। वैक्स उसमें फैट्स और ऑयल्स में तो 3rd कार्बन पे भी फैटी एसिड लगा होता है, तो यहाँ पे 3rd कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, या जिसको फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं वो लगा हुआ है। तो अब ये है कि ये एक टाइप का लिपिड आ गया। अब इसमें और मज़ीद डिफरेंट लिपिड्स आ सकते हैं। डिफरेंट लिपिड्स किस तरीके से आ सकते हैं, अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि इधर एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चीज़ के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चीज़ आकर अटैच हो सकती है, या कोई भी ग्रुप अपने लोन पेयर्स के साथ आके अटैच हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसे कंपाउंड्स आकर अटैच हो सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो वो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के साथ यहाँ पर आके अटैच हो सकता है। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में नए तरह के कंपाउंड्स बन जाएंगे और वो नए तरह के लिपिड्स कहलाएंगे।
कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा था कि इसी OH या O नेगेटिव, जहाँ पे इसकी जगह O नेगेटिव की जगह कुछ भी आकर अटैच हो सकता है, कोई एमीन यहाँ पर आकर अटैच। जैसे एक एमीन है कोलिन। कोलिन क्या है, नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं और एक साइड पे CH2CH2OH लगा हुआ होता है। हो सकता है तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर जाकर अटैच हो सकता है। तो इस अमीन का नाम कोलिन है। जब ये इस ग्रुप के साथ जाके अटैच होगी तो फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जाके अटैच होगी तो इसका नाम फॉस्फेटिडिक कोलिन बन जाएगा। इसी तरह दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, इथेनॉल अमीन यहाँ पर अटैच हो, इथेनॉल अमीन में NH2 CH2 CH2OH, तो ये यहाँ से जाकर अटैच हो सकती है। इसी तरीके से सिरीन एक अदद अमाइनो एसिड है जिसमें NH2 ग्रुप है, CH के साथ एक NH2 लगा हुआ है, एक COH और तीसरी तरफ CH2OH और चौथी तरफ H, तो ये अटैच हो सकती है उसके साथ जाके। तो इन सब के अटैच होने की सिचुएशन में नए तरह के लिपिड्स बन जाएंगे। यहाँ पे फॉस्फेटिडिल कोलिन का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। अब आप देखें यहाँ पर ये ग्लिसरॉल वाले 3 कार्बन है, ये पहला फैटी एसिड चेन, ये दूसरी फैटी एसिड चेन, ये तीसरे कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, और इसके यहाँ से जो है वो यहाँ पर कोलिन अटैच हुआ है। लेकिन कोलिन का जो लिंकेज बना है ये OH से बना है, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलता है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है H3PO4 यूनिट का H अल्कोहल के OH से मिलकर वाटर निकाल देता है और उनका बॉन्ड बन जाता है। यहाँ NCH3 यानी कि कोलिन का जिक्र हुआ हुआ है, तो कोलिन में बेसिकली ये वाला OH ग्रुप जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के H के साथ मिला है और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो अब ये आपको बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बड़े स्ट्रक्चर को आपको ब्रेक करना आना चाहिए कि ये हिस्सा ग्लिसरॉल में से आया है, ये वाला भी फैटी एसिड में से, ये वाला भी फैटी एसिड में से, यहाँ तक वही वाली सिचुएशन है, वही वाली कहानी है, यहाँ तक फैट्स और ऑयल्स वाली। थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड लगा और फॉस्फोरिक एसिड के भी 2 ऑक्सीजन्स थे जिनमें OH ग्रुप अवेलेबल थे, तो एक OH का रिएक्शन हो गया है कोलिन के साथ। दूसरी एग्जांपल यहाँ पर आपको, तो एक ये फॉस्फेटिडिल कोलिन एक नया लिपिड बन गया। इसी तरह फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन है। इथेनॉल अमीन के केस में भी यहाँ पर वही हुआ है कि ये वाला ग्लिसरॉल वाला पार्ट है, ये फैटी एसिड वाला, ये भी फैटी एसिड वाला, ये फॉस्फोरिक एसिड वाला, और यहाँ पर इथेनॉल अमीन ने इसी तरह OH के साथ ही उसका OH निकला है। नाइट्रोजन से मैं कह रही थी रिएक्शन होगा, एक्चुअली नाइट्रोजन से नहीं होता, एमीन्स में से OH आता है और फॉस्फोरिक एसिड वाले पार्ट में से H आता है, दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं और निकल जाते हैं और आपस में इनका बॉन्ड बन जाता है। फिर इसी तरह से ये सिरीन का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। कुछ ना समझ आए तो मुझसे मैसेज करके पूछ लें आप लोग। बाकी ये कायरलिटी वगैरह का जिक्र करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट बात हमने डिस्कस नहीं की थी, और वो ये कि फॉस्फोलिपिड्स भी 2 तरह के होते हैं। किस तरह से 2 तरह के होते हैं फॉस्फोलिपिड्स? एक वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल में से बने होते हैं, और दूसरे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो स्फिंगोमाइलिन में से। अब फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल का वो वाला मॉलिक्यूल जिसके एक टर्मिनल OH के साथ की जगह पे ये OH है, ये OH है, इसके एक टर्मिनल OH की जगह PO3 फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होता है, H3PO4 ग्रुप लगा हुआ होता है, H2PO4 ग्रुप लगा हुआ होता है। तो ये फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल होता है। और दूसरे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो होते हैं जो कि स्फिंगोमाइलिन से निकलते हैं।
तो पहले तो आपने अभी पढ़ लिया आपने कि फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल से निकलने वाले लिपिड्स आपने देख लिए, जो कि नेक्स्ट पेज पे सारा फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल से निकला है, ये भी ये भी ये भी। अब स्विंगोमाइलिन क्या है? स्विंगोमाइलिन एक और 19 कार्बन का कंपाउंड है, जो कि अब आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। टोटल इसके अंदर 19 कार्बन होते हैं। ये देखें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ हो गया। इसके बाद 12 कार्बन इस ब्रैकेट के अंदर है, और ये 19 6 कार्बन ये हो गए, 12 कार्बन ये हैं और 1 कार्बन ये। टोटल कितने हो गए? 13 14 15 16 17 18 19 कार्बन का ये कंपाउंड है। ठीक है, इस 19 कार्बन के कंपाउंड को अगर थोड़ा सा गौर से देखें आप, तो आपको पता चलेगा कि पहले कार्बन पे OH लगा हुआ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करती हूँ मैं। पहले कार्बन पे लगा हुआ है OH, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है NH2, तीसरे कार्बन पे भी लगा हुआ है OH। तो ये वाली रिएक्टिव साइड्स हैं। तो ये स्विंगोमाइलिन का मॉलिक्यूल एज अ बैकबोन काम करता है, और इसके यहाँ पे कोई ना कोई आपको अटैच चीज़ें नज़र आएंगी, जिनसे नए से नए लिपिड्स बनेंगे। अब ये अटैचमेंट किस तरीके से होगी? इसमें इसी तरीके से होगी कि स्विंगोमाइलिन के यहाँ पे OH ग्रुप है, तो यहाँ पर देखें फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप के साथ इसका एस्टर बना हुआ है। यहाँ पर भी देखें तो फैटी एसिड के साथ इसका लिंक हुआ है, एमाइड बना हुआ है। इन वाले स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको बेसिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स लिखना आते हों। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बताती हूँ कि अगर तो किसी भी ग्रुप के साथ NH2 है, ये एक एमीन है, और इसका रिएक्शन होता है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, इस चीज़ ने रिएक्ट करना है इसके साथ। अगर हम इसको उल्टा करके लिख लें तो ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी। पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखती हूँ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में से निकलना होता है सोचना, और फिर मैं NH2 वाला कंपाउंड लिखती हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि नाइट्रोजन में से निकलेगा एक H NH2 में से, और इसमें से पूरे का पूरा OH। तो यहाँ से H और OH मिलके वाटर बन के निकल जाएंगे, और ये नया बॉन्ड यहाँ पे क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, और ये वाला OH तो निकल गया, यहाँ से पूरे का पूरा निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो N के साथ एक H रह जाएगा और R। तो ये जो नया बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को कहते हैं एमाइड लिंकेज। ठीक है, ये एमाइड लिंकेज हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन के दरमियान में बनता है। अब आप यहाँ पर देखें एमाइड लिंकेज कहाँ बना है? इस NH2 का बना है, यहाँ से एक कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो आपको मैं यहाँ पे एमाइड लिंकेज मार्क करवाती हूँ। ये देखें, ये एमाइड लिंकेज आपको बना हुआ नज़र आए। तो ये पीछे से क्या चीज़ है? ये पीछे से एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब दूसरे इस वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद थी? यहाँ पर OH मौजूद था। तो यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर अटैच था। इसका रिएक्शन हुआ है फॉस्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव के साथ। कौन सा डेरिवेटिव है फॉस्फोरिक एसिड का? ये कोलिन है। यहाँ पर कोलिन लगा हुआ है, CH2। ये वाला हिस्सा फॉस्फोरिक एसिड में से आया है, ये सारे का सारा हिस्सा फॉस्फोरिक एसिड से आया है, ये कोलिन में से आया है। अब यहाँ पे होगा अल्कोहल का पूरा OH निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन फॉस्फोरिक एसिड का H निकल जाएगा, और यही वाटर बन जाएगा। वाटर बनने के बाद पीछे क्या चीज़ रह जाएगी?
इसका OH तो चला गया, इसका सिर्फ O रह गया, तो ये O यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये OPO ये सारा का सारा आपको यहाँ पे लगा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एक नया लिपिड मॉलिक्यूल बन गया। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स इतने मुश्किल नहीं है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर से ही दूसरा स्ट्रक्चर निकल रहा है, आपको बस ये 2-3 स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। अच्छा, ये जो लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ढेर सारे कार्बन हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वेयर फॉस्फोलिपिड्स आर फाउंड, फॉस्फोलिपिड्स मौजूद कहाँ पर होते हैं, ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ये लिपिड बाइलेयर वाला मॉडल है। आप लोग बायो के स्टूडेंट्स नहीं हो तो आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन ये आपको मैम बिस्मा आई गेस समझा देंगे। फॉस्फोलिपिड्स आर फाउंड वाइडली इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ में फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं। दे मेक अप अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली उसमें फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं, ब्रेन में भी मौजूद होते हैं, नर्व टिश्यूज़ में भी मौजूद होते हैं। नर्व फाइबर्स की कोटिंग फॉस्फोलिपिड्स की हुई होती है। जहाँ जहाँ बॉडी के अंदर लिपिड वाले स्ट्रक्चर है ना, तो वहाँ फॉस्फोलिपिड्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ दोनों में। दे आर लाइक सोप्स इन हैविंग अ लॉन्ग नॉन पोलर कार्बन टेल बाउंड टू द पोलर आयनिक हेड। फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि फॉस्फोलिपिड में जो लंबी सी कार्बन चेन होती है वो नॉन पोलर टेल का काम करती है, और जो उसका थोड़ा सा जो हिस्सा होता है, पोलर पार्ट होता है, वो पोलर हेड का काम करता है। इस तरह से इनको स्ट्रक्चर इनका शो किया जाता है बायोलॉजी की बुक में। तो ये हेड जो है ये इसका पोलर पार्ट है, और ये जो चेन्स हैं ये इनकी नॉन पोलर पार्ट है। ये इधर भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और जब सेल मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर लगी हुई है, एक फॉस्फोलिपिड की लेयर जो है वो ये नज़र आ रही है आपको, दूसरी फॉस्फोलिपिड की लेयर ये वाली नज़र आ रही है। और इसमें ये जो ऊपर हेड की तरह के स्ट्रक्चर हैं, बॉल्स की तरह के, ये बेसिकली फॉस्फेट पार्ट है। और ये जो नीचे आपको टेल्स नज़र आ रही हैं, अंदर डबल टेल्स हैं, ये फैटी एसिड की जो अल्काइल चेन है ये वो वाला पार्ट है। अब आपको ये सैंडविच टाइप की पिक्चर इस वजह से नज़र आ रही है कि ये डबल लेयर बनी हुई है इसकी। ये डबल लेयर मॉडल बायो में इसकी इम्पोर्टेंस है, सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए शो किया गया। ये भी आप लोगों ने लाजमन याद करना है, ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक याद करना है। इन सब के आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। नेक्स्ट जो लिपिड्स की टाइप है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन जो लिपिड्स हैं ये नेचुरली अकरिंग है।